स्टूडेंट्स, जो आपको असाइनमेंट नंबर 2 दी गई थी तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था उसको हम करेंगे। दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसमें ये कहा हुआ है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on the photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? तो इसमें ये कहा गया है कि जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो उससे 1.5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी जो है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर गिराई जाती है। तो अब क्या किया जाता है कि हम जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमने बताना है, अगर फ्रीक्वेंसी को कर दिया जाए आधा और जो इंटेंसिटी है उसको कर दिया जाए डबल, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी हमारे पास लाइट जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इसको हम सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी जो आ रही है न्यू, दैट इज़ इक्वल टू 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे तो जो सेकंड केस आ जाएगा न्यू डैश। अब जो फ्रीक्वेंसी हम कर देंगे उसको हम आधा कर देंगे, तो ये बन जाएगी, आधा करेंगे तो 1.5 का बन जाएगा कितना, 0.75 न्यू नॉट। तो इसका मतलब न्यू नॉट से भी कम हो गया ये। न्यू नॉट से अगर कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलेगा। इंटेंसिटी को डबल करने से कुछ नहीं होगा। इंटेंसिटी को डबल करने से जब इलेक्ट्रॉन अमिट ही नहीं होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि इसके में जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ही नहीं होगा, तो उस वक्त इंटेंसिटी जितनी मर्जी भी बढ़ाते जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2 था जो आपको असाइनमेंट में दिया गया था। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस of negligible work function. If m mass is the photoelectron emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d, then तो इसमें यह कहा गया है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है वो हम एक ऐसे फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर गिराते हैं जिसका वर्क फंक्शन लगभग ज़ीरो के बराबर है। तो अगर मास जो है फोटो इलेक्ट्रॉन का जो अमिट होता है, तो बताइए उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो कितनी होगी। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि जो एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो अब आपको ये बात पता है, क्योंकि वैसे जो हम एनर्जी देते हैं कुछ एनर्जी यूज़ हो जाती है क्या करने के लिए, कुछ एनर्जी तो यूज़ हो जाती है उसको बाहर निकालने के लिए, कुछ बाकी की बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वर्क फंक्शन तो इसमें नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। 1/2 mv² विल बी इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही बन जाएगी क्योंकि वर्क फंक्शन इसमें है ही नहीं। तो इसमें से अगर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लें तो वेलोसिटी किसके बराबर बन जाएगी, 2hc अपॉन m लैम्डा। तो क्योंकि स्केयर है उधर तो इधर आकर बन जाएगा रेज़ टू पावर 1/2। मोमेंटम हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम इज़ ऑलवेज इक्वल टू mv, जिसका मतलब ये हो गया इट इज़ m, तो v के बदले हम लिख लेंगे 2hc अपॉन m लैम्डा, तो रेज़ टू पावर 1/2। तो जो अगर हम इजी बना लेंगे तो ये बन जाएगा 2mhc, ठीक है, 2mhc डिवाइडेड बाई लैम्डा रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि m को जब हम अंदर लेकर आए तो m जो है नीचे के m से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक रूट रह जाएगा। तो इस तरीके से
डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है? उसको हम लैम्डा डी लिख लेते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो जब एच अपॉन पी होती है तो इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हो जाएगी एच अपॉन, तो पी हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज़ इक्वल टू 2mhc अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो जिसको लिखा जा सकता है कि इट इज़ एच लैम्डा डिवाइडेड बाई 2mc रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम दोनों साइडों की स्क्वायरिंग कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा एच लैम्डा अपॉन 2mc विल बी इक्वल टू लैम्डा डी का स्क्वायर, यानी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका स्क्वायर। तो जिसको हम लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा किसके बराबर हो गया? दैट इज़ इक्वल टू 2mc अपॉन एच लैम्डा। ठीक है, तो एच लैम्डा तो डिवाइडेड बाई एच लैम्डा, तो और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉरी, दिस इज़ 2mc डिवाइडेड बाई एच एंड दिस वाज जस्ट अ मिनट, इट वाज पी की वैल्यू हमने निकाली थी, 2mhc अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 2mhc upon lambda raised to power 1/2. D Broglie wavelength is h upon p and lambda d will be equal to h upon 2mhc upon lambda raised to power 1/2। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं h lambda raised to power 1/2 upon 2mc। ओके, तो अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग से हमारे पास क्या बन जाएगा? एच लैम्डा इज इक्वल टू 2mc। तो इसमें सॉरी, लैम्डा तो हमने कॉमन निकाला था, यहाँ पर लैम्डा नहीं आएगा, लैम्डा हमने उस साइड रखा था, डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो इनटू जो हमारे पास बनेगा दैट इज़ डी स्क्वायर, लैम्डा डी स्क्वायर। लैम्डा डी क्या हो गया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा डी का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम इसमें से देखेंगे कौन सा रिलेशन सही बनता है, ये हमारे पास बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2mc अपॉन एच लैम्डा डी का स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये कहा हुआ है कि द नंबर ऑफ photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of 3.3 into 10 raised to power minus 3 watt will be, कितनी हमने बताना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted पर सेकेंड कितना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक बात पता है, इसका सलूशन करते हैं। जो पावर होती है दैट इज़ एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं n, हर एक फोटॉन की एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? उसकी एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा। तो ये तो बन गई एनर्जी सभी फोटॉन्स की, तो डिवाइडेड बाई टाइम जब हम करेंगे तो बन जाती है पावर। ये हमारे पास पावर बन गई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हम देखेंगे n/t नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? इट विल बी p इन डिवाइडेड बाई hc अपॉन लैम्डा। तो जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू p लैम्डा अपॉन hc। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा n अपॉन t दैट विल बी इक्वल टू 3.3, ये हमें वैल्यू दी गई है, इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई है 600 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 क्योंकि नैनोमीटर है। तो डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू जो है पता है आपको 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34
and velocity of light in vacuum that is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास बनता है 10 की पावर 16। तो 10 की पावर 16 जो है दैट इज़ आवर आंसर। तो 10 की पावर 16 जो है ये सेकंड जो है ये हमारा एक्यूरेट आंसर बन जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड जो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन 3 था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल, their stopping potential become Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is। तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो ढूंढनी है। आप लोगों को ये बात पता है, इसके सॉल्यूशन में हम ऐसा देख लेते हैं कि एच न्यू जो है वो किसके बराबर होता है, जो एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस जो हमारे पास क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। अगर V स्टॉपिंग पोटेंशियल है, E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो EV लिख सकते हैं या 1/2 mv² भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो क्वेश्चन से, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से देखते रहेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये तो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी। तो क्वेश्चन में एच न्यू जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू W प्लस पहले जो क्या होता है कि पहले फ्रीक्वेंसी थी न्यू, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कितना बताया हुआ था, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया हुआ था V0/2 या VS/2 बताया हुआ था। तो हमें यहाँ पर बताया हुआ था -EVS डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, VS डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से। और दूसरे केस में, सेकंड केस में अगर हम देखेंगे एंड सेकंड केस में क्या हो जाता है, एच न्यू बाई 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हो जाती है न्यू बाई 2, एच न्यू बाई 2 शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस इस केस में हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया गया है वो बताया गया है Vs। तो Vs, तो अब अगर इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम सॉल्व करें फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो तो आपका एच न्यू माइनस एच न्यू बाई 2 कितना हो जाएगा, एच न्यू बाई 2। तो W और W कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, VS में से EVS/2 निकल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू EVS/2। तो इस तरह से उसकी वैल्यू हम दोबारा से पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, वी विल गेट द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है 3/2 एच न्यू आ जाता है। अगर ये वर्क फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, देयरफॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 न्यू। 3/2 न्यू के बराबर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो बन जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 4, नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताता हूँ। इसमें बताया गया है द ग्राफ विच शोज़ द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम P इज़। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और जिस पार्टिकल के साथ लगी है उसके मोमेंटम के बीच में जो ग्राफ बनेगा, इनमें से कौन सा बनेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो मोमेंटम होता है या जो वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, वो किसके बराबर होती है, h/p। तो वेवलेंथ जो है इस तरफ हमारे पास समझो बन गया, y एक्सिस की तरफ बन गया h/p और x एक्सिस पर बन गया p। तो इनके बीच में ग्राफ जो है वो हमेशा हमारे पास ये इस टाइप का ग्राफ जो है वो बन जाएगा, हमारे पास इस टाइप की कर्व जो है वो बनेगी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। इसमें ऑप्शन
3 जो है 3 इज़ करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये सही माने में हमारे पास ग्राफ जो बन रहा है वो P और 1/P के बीच में बन रहा है, तो इसलिए हमारे पास इस टाइप का ग्राफ जो है वो बनेगा।